प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एस्केरिस के लाइफ साइकिल के बारे में हम आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एस्केरिस के जीवन चक्र में जो मुख्य अवस्थाएं आती हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहली जो चरण आता है वो आता है मैथुन और निषेचन, जिसको हम कॉपुलेशन या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। देखिए, मैथुन का मतलब होता है नर और मादा का समागम, नर और मादा का मिलना, उसको हम मैथुन क्रिया कहते हैं। नर और मादा के बीच में जो संबंध होता है उसको हम मैथुन क्रिया कहते हैं। और निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का संलयन होना। आप जानते हैं कि एस्केरिस में लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, और उसके अंतर्गत आपको पता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है और उन युग्मकों का बीच आपस में क्या होता है, संलयन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एस्केरिस में लैंगिक जनन पाया जाता है। दूसरी अवस्था कहलाती है युग्मनज का निर्माण या मैमिलेटेड अंडों का निर्माण। तीसरी अवस्था अंडरोपण, एग लेइंग, जिसके अंतर्गत फीमेल एस्केरिस अंडे देती है। चौथा भ्रूणीय परिवर्धन, निषेचन के बाद भ्रूण का विकास भ्रूणीय परिवर्धन कहलाता है। पांचवा नए पोषक का संक्रमण। अब हम जीवन चक्र के अंतर्गत जो अलग अलग अवस्थाएं मैंने आपको बताई, विस्तार से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली अवस्था है मैथुन और निषेचन। देखिए, सबसे पहले हम बात करें मैथुन है क्या। मैंने आपको अभी समझाया कि मैथुन या कॉपुलेशन का मतलब ये होता है नर और मादा के बीच जब संसर्ग होता है तो उसको हम मैथुन क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया के अंतर्गत जो फीमेल है वो मेल के संपर्क में आती है और मेल अपने शुक्राणुओं को फीमेल के शरीर में स्थानांतरित कर देते हैं। ये जो मैथुन की क्रिया है ये पोषद की आंत में होती है। अब ये पोषद क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एस्केरिस जो है एक पैरासाइटिक जंतु है, परजीवी जंतु है, जो दूसरे जीवित प्राणी से भोजन को प्राप्त करता है। इसलिए एस्केरिस को हम परजीवी कहते हैं। और ये एस्केरिस जिससे पोषण को प्राप्त करता है, न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, उस प्राणी को हम होस्ट कहते हैं, पोषद कहते हैं। तो वर्तमान में मैंने आपसे कहा था कि स्तनधारियों की आंत में पाया जाता है, तो फिलहाल मनुष्य स्तनधारी के रूप में हम ले रहे हैं कि मनुष्य की आंत में एस्केरिस है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैथुन की क्रिया पोषद या मनुष्य की आंत के भीतर होती है। जिस समय क्रिया हो रही होती है तो उस समय जो मेल एस्केरिस होता है वो अपने अवस्कर द्वार के द्वारा मादा की योनि के ऊपर आ जाता है। उसका जो अवस्कर द्वार है वो इस प्रकार से करता है कि उसका अवस्कर द्वार मादा की जो योनि है उसके ऊपर आ जाए। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है। देखिए, मेल जो होता है, आपको पता है कि मेल का जो पश्च सिरा है वो मुड़ा है और ये वाला हिस्सा क्या है, इसका अवस्कर द्वार है। और फीमेल जो होती है, फीमेल में जो जनन छिद्र होता है, मादा जनन छिद्र, वो ऊपर होता है ना, अग्रभाग में होता है। तो अब आप इसको समझिए कि जिस समय कॉपुलेशन की क्रिया हो रही होती है उस समय मेल का ये अवस्कर द्वार जो है वो फीमेल के इस जनन छिद्र पे आता है ताकि ये अवस्कर द्वार मादा की योनि के ठीक ऊपर आ जाए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए, जो नर की पिनियल सिटी है, जो नर की पिनियल सिटी होती है वो बाहर निकलती है और मादा की योनि को फैला देती है। अवस्कर द्वार के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अवस्कर द्वार और अवस्कर मार्ग के बारे में आपको बताया गया है। आपको पता है कि अवस्कर मार्ग के पृष्ठ भाग में दो पिनियल कोश खुलते हैं और उन पिनियल कोशों में कांटे के समान दो सीटी होती हैं। तो नर की ये जो पिनियल सीटी हैं ये मैथुन क्रिया के दौरान फीमेल की योनि को, वेजाइना को खोलने का काम करती है, फैलाने का काम करती हैं। अब नर एस्केरिस की जो स्खलन नलिका होती है वो बार बार संकुचित होती है, जिसके कारण से शुक्राशय में जो शुक्राणु होते हैं वो मादा की योनि में चले जाते हैं। मेल और फीमेल का संसर्ग हुआ, मेल के अवस्कर द्वार और मेल की योनि एक दूसरे के संपर्क में आए। मेल ने अपने पिनियल सीटी से फीमेल की योनि को खोला और उसके बाद मेल के जो स्खलन नलिका है उसमें संकुचन के कारण से शुक्राणु जो है फीमेल की योनि में क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। शुक्राणु योनि में जैसे ही प्रवेश करते हैं वे अमीबीय गति करते हैं, अमीबा के समान मूवमेंट करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। आप देखिए, ये जो स्थान है फीमेल का, योनि वाला स्थान, भग वाला स्थान, वल्वा, जिसको हम जनन छिद्र कहते हैं, तो इस जनन छिद्र के द्वारा ही शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं, योनि में आते हैं और योनि से अमीबीय गति करते करते वो यहाँ पे और यहाँ, क्योंकि गर्भाशय दो हैं तो दोनों गर्भाशयों में ये शुक्राणु क्या है, अमीबीय गति करते हुए पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, प्रत्येक अंड के अंदर
एक एक शुक्राणु प्रवेश कर जाता है। जो शुक्राणु आते हैं वो दोनों गर्भाशयों में जाते हैं और गर्भाशयों में पहले से क्या मौजूद है, अंडे मौजूद हैं। तो हर शुक्राणु एक एक अंडे के अंदर प्रवेश करता है और जब शुक्राणु और अंडा आपस में मिलता है, इनके केंद्रक आपस में मिलते हैं, तो उसी को हम सलयन कहते हैं और उसके फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। अब हम दूसरे चरण पे आते हैं जिसको हम मैमिलेटेड अंड या युग्मनज कहते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि फीमेल के गर्भाशय में शुक्राणु और अंडे का सलयन हुआ जिसको हमने निषेचन कहा और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट या युग्मनज बनता है। ये युग्मनज या जाइगोट जो है ये गर्भाशय में आगे की ओर बढ़ता है और जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से आपको पता होने चाहिए कि प्रत्येक युग्मनज की जो कोशिका कला है वो कोशिका द्रव्य से पृथक होकर निषेचन कला में बदल जाती है। ये जो आपका युग्मनज बनता है उसकी जो कोशिका कला होती है वो कोशिका द्रव्य को छोड़ देती है और कोशिका द्रव्य से अलग होकर के वो एक कला बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, निषेचन कला कहते हैं। और ये निषेचन कला वसा और ग्लाइकोजन की गोलिकाओं के द्वारा मोटी और कड़ी हो जाती है। ये निषेचन कला जो है, जो कोशिका कला और कोशिका द्रव्य से अलग होने से बनी है, वो वसा और ग्लाइकोजन परत के कारण से मोटी और कड़ी हो जाती है और यह कला अब काइटिन परत का निर्माण करती है। ये जो कला बनी आपकी, ये काइटिन परत का निर्माण करती है। इस कवच के ठीक नीचे, इस कवच के ठीक नीचे अब क्या होता है, वसा गोलिकाएं लिपिड परत का निर्माण करती हैं। वसा गोलिकाएं जो हैं वो क्या करती हैं, लिपिड परत का निर्माण करती हैं। आप देख रहे हैं ये काइटिन की परत आपकी, देखिए ये हो गई है ना, ये काइटिन की परत हो गई और इसके ठीक नीचे आप देखिए ये जो है लिपिड के अणु जुड़ करके ये लिपिड की परत आपकी बन गई। गर्भाशय की भित्ति का स्रावण, जो गर्भाशय में है, चूंकि ये आपके युग्मनज, तो गर्भाशय की भित्ति से भी कुछ स्रावण हो रहा है और ये युग्मनज के चारों ओर भूरे रंग का कड़ा प्रोटीन का एक खोल बना देता है जो शुष्क होकर कड़ा, खुरदुरा और मस्सेदार हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन परत। तो आप देखेंगे इसमें 3 परत बन गई। पहली परत क्या हुई, दोबारा से आप समझ लीजिए, कोशिका कला ने कोशिका द्रव्य से अलग होकर निषेचन कला बनाई। निषेचन कला वसा और ग्लाइकोजन की परत के कारण से क्या हो गई, मोटी और कड़ी हो गई और इसने क्या बनाया, काइटिन कवच बनाया। तो आप देखिए ये काइटिन परत बन गई, ठीक है ना। इस काइटिन परत के ठीक नीचे लिपिड की कण इकट्ठे हुए और लिपिड परत बन गई और सबसे बाहर की ओर गर्भाशय की भित्ति ने कुछ प्रोटीनस पदार्थों का स्रावण किया जो इसके चारों ओर जो है क्या हुआ, चिपका और सूख करके उसने क्या बना दिया, आपका प्रोटीन की परत। और ये जो प्रोटीन की परत होगी ये मस्सेदार होगी, मतलब उभरी हुई होगी, खुरदुरी होगी और काफी कठोर परत होती है जो इस अंडे को या इस युग्मनज को सुरक्षा देने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये जो 3 स्तर, प्रोटीन स्तर, काइटिन स्तर और लिपिड स्तर, ये जो 3 स्तरों से बना हुआ युग्मनज है, इसको हम नाम देते हैं मैमिलेटेड अंड। ये त्रिस्तरीय है और इसकी लंबाई कितनी है, 60 से 70 माइक्रोन और चौड़ाई कितनी है, 50 माइक्रोन। बोर्ड एग्जाम्स में अधिकतर मैमिलेटेड अंड के बारे में पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि निषेचन के बाद जब युग्मनज त्रिस्तरीय परत बना लेता है अपने चारों ओर, तो उस समय हम उसको मैमिलेटेड अंड के नाम से जानते हैं। ये जो मैमिलेटेड अंड है इसके बाहर चूंकि अब एक कठोर आवरण बन चुका है, तो ये जो आवरण होता है ये जल के लिए अपारगम्य होता है, इसके अंदर जल भी प्रवेश नहीं कर सकता, ये परमिएबल नहीं होता। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके मैमिलेटेड अंड के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर जिसको हम कहते हैं अंड रोपण या एग लेइंग। देखिए, मादा जो होती है एस्केरिस में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो प्रतिदिन लगभग 2 लाख अंडे दे सकती है। एक फीमेल एस्केरिस लगभग 2 लाख अंडे दे सकती है और इसके गर्भाशय में इतना स्पेस है कि वो 2 करोड़ से भी अधिक मैमिलेटेड अंडों को अपने गर्भाशय में रख सकती है। आप ये समझिए कि 2 करोड़ कितना अधिक संख्या है। तो एक एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस 2 करोड़ अंडे जो हैं, मैमिलेटेड अंडे जो हैं, अपने गर्भाशय में रख सकती है। ये जो अंडे हैं
ये जब मैमिलेटेड अंडे में परिवर्तित हो जाते हैं, जब ये युग्मनज त्रिस्तरीय हो जाता है, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि अब उसको मैमिलेटेड अंडा कहेंगे, तो ये जो मैमिलेटेड अंडा है त्रिस्तरीय, ये अब मादा की योनि से होते हुए मनुष्य की आंत में आ जाते हैं। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि मैथुन की क्रिया कहाँ हो रही है, मेल और फीमेल की संसर्ग की क्रिया कहाँ हो रही है, होस्ट की आंत में। होस्ट की आंत में हुई, होस्ट की आंत में ही शुक्राणु और अंडों का निषेचन हुआ, और उसके बाद फीमेल एस्केरिस ने अपने गर्भाशय से इन मैमिलेटेड अंडों को कहाँ छोड़ दिया, मनुष्य की आंत में छोड़ दिया, होस्ट की आंत में छोड़ दिया। अब यहां दिक्कत क्या है, हमारी आंत या किसी भी स्तनधारी की जो आंत है उसकी एक परेशानी है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, नमी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि तापमान जो है हमारे शरीर का क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और इन परिस्थितियों में हमारी आंत में ये जो मैमिलेटेड अंडा है ये वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो ये हमारी आंत में है, और मनुष्य का जो तापमान है या किसी भी स्तनधारी का जो तापमान है, ऑक्सीजन की जो कमी है और जो नमी है, उसके कारण से ये मैमिलेटेड अंडा अब किसी भी स्तनधारी के शरीर के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकता, वृद्धि नहीं कर सकता, और इसी कारण ये मल के द्वारा, जब मनुष्य मल त्याग करता है या कोई भी स्तनधारी जब मल त्याग करता है, तो उसके माध्यम से ये मैमिलेटेड अंडे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब ये हमारे शरीर के अंदर नहीं है, हमारे शरीर के बाहर निकल जाते हैं। अब यहां आपको ध्यान रखना है, मैमिलेटेड अंडा कहां बना, होस्ट के आंत के अंदर बना, तो फीमेल के गर्भाशय में है, लेकिन ये मैमिलेटेड अंडे हैं कहां, इनका निर्माण कहां हो रहा है, एक स्तनधारी के आंत में, और मैमिलेटेड अंडे के रूप में ही ये हम एक स्तनधारी के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब अगला स्टेप है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। देखिए ये जो एस्केरिस के मैमिलेटेड अंडे हैं जो शरीर से बाहर निकल गए हैं, अब वो अनुकूल परिस्थिति में आ गए, क्योंकि शरीर से बाहर आने के बाद तापमान, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, नमी हो गई और ऑक्सीजन उनको मिलने लग गई, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं है आंत में। तो अब एस्केरिस का जो मैमिलेटेड अंडा है वो शरीर के बाहर मिट्टी में आ गया है, अनुकूल परिस्थिति में आ गया है, और अब उसके आगे का डेवलपमेंट उसमें शुरू होगा। अंडे का विदलन, अंडे का जो कटना है या विभाजन होता है वो पूर्णभंजीय होता है, अर्थात जो विभाजन होगा वो पूरी तरीके से होगा, आधा विभाजन नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 से 2 कोशिकाएं ही बनेंगी। तो अंडे का जो विदलन है, जो क्लीवेज है, वो पूर्णभंजीय होता है, अर्थात कोशिकाओं का पूर्ण विभाजन होता है। 16 कोशिकीय अवस्थाएं, अब मैंने इसे बहुत विस्तार से नहीं बताया है आपको, आपका जो जाइगोट होगा उसमें पहले 2 कोशिकाएं, फिर 4 कोशिकाएं, फिर 8 कोशिकाएं, और इस प्रकार से विभाजन के फलस्वरूप 16 कोशिकाएं बन जाती हैं, और उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला अवस्था कहते हैं। इसमें ब्लास्टोसील गुहा होती है। आप देखिए ये 16 कोशिकीय अवस्थाएं दिखाई गई है, जिसके बीच में आप ये गुहा देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा है, ब्लास्टोसील कहा। अब इस ब्लास्टोसील युक्त ब्लास्टुला में परिवृद्धि होती है, और परिवृद्धि के अंतर्गत एक्टोडर्म बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो संपूर्ण भ्रूण को ढक लेती हैं। परिवृद्धि होती है, परिवृद्धि के फलस्वरूप जो एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं बाहर, ये एक्टोडर्म कोशिकाएं हैं, इनमें लगातार विभाजन होते हैं और बहुत तेजी से इनमें वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप ये इस पूरे भ्रूण को एक बार दोबारा से चारों ओर से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो एक्टोडर्म की कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण को पूरी ओर से, सब जगह से, चारों ओर से घेर लेने की जो क्रिया है, इसको हम कहते हैं परिवृद्धि। अब देखिए परिवृद्धि के बाद अब होता है अंतर्वृद्धि। जैसे गुब्बारे में आप उंगली लगा के गुब्बारे को अंदर दबाएं, उसी प्रकार से अब अंतर्वृद्धि होगी, और इसके अंदर क्या, अंतर्गत क्या होता है, एक ओर की कोशिकाएं अंदर से धंसने लगती हैं। परिवृद्धि के बाद अंतर्वृद्धि होगी। अब देखिए एक तरफ से कोशिकाएं आप देखिए अंदर की ओर धंसने लग गई, इसको हम कहते हैं अंतर्वृद्धि। इस प्रकार से 5 से 6 दिन में भ्रूण जो होता है वो गैस्ट्रुला अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये जो अभी आपका ब्लास्टुला था वो 5 से 6 दिनों में गैस्ट्रुला अवस्था में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, और अगले 5 से 6 दिनों में ये जो गैस्ट्रुला अवस्था है एक नन्हे शिशु को विकसित करती है। ये जो नन्हा शिशु होगा वो लगभग 2.2 मिलीमीटर लंबा होता है, और इस 0.2 मिलीमीटर लंबे जो शिशु होता है उसको हम प्रथम अवस्था का लार्वा या रेहेबिडिटी फॉर्म लार्वा के नाम से जानते हैं।
ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बना है, जो प्रथम अवस्था का तरुण है, ये कहाँ बना है? होस्ट के शरीर के बाहर, कहाँ? मिट्टी में बना है। ये आपको पता होना चाहिए कि रैबिडिटीफॉर्म लार्वा जो बना है आपका मिट्टी में बना है। या दूसरी भाषा में आपसे कहूं तो मैमिलेटेड अंड से रैबिडिटीफॉर्म लार्वा तक का जो डेवलपमेंट या विकास हुआ है, ये स्तनधारी के शरीर के बाहर हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, नए पोषक का संक्रमण। देखिए, मिट्टी में जो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बना वो अभी स्वतंत्र नहीं है, वो अभी अंडे के अंदर ही है। आपको मैंने बताया था कि मनुष्य के शरीर से बाहर मल के रूप में क्या निकला था? मैमिलेटेड अंडा निकला था, और उसी अंडे के अंदर ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला अवस्थाएं चलती रहीं, डेवलपमेंट चलता रहा, और उसी अंडे के अंदर अब एक रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बन गया, जिसको हमने प्रथम अवस्था का तरुण कहा, लेकिन वो अभी भी एक अंडे के अंदर ही है। तो ये जो शिशु युक्त अंडा है, अब इसको अपने आगे के डेवलपमेंट के लिए फिर स्तनधारी की आवश्यकता है। अब ये प्रयास करेगा कि किसी मनुष्य या किसी स्तनधारी के शरीर के अंदर प्रवेश करे। जनरली क्या होता है, हम लोग मिट्टी में काम करते हैं, या बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, या बिना सब्जियों को धोए सब्जी खा लेते हैं, तो ये मिट्टी में है, और मिट्टी के हाथों से या मिट्टी के फल सब्जी से हमने बिना धोए धाए साफ किए उसे खा लिया, तो ये हमारे शरीर को क्या करता है? संक्रमित करता है, और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर इस रैबिडिटीफॉर्म लार्वा युक्त अंडे को कोई पोषक ना मिले, कोई नया शरीर ना मिले, तो भी ये मिट्टी में 5 से 6 साल तक पड़ा रहेगा, लेकिन जिंदा रहेगा। तो 5 से 6 साल तक ये मिट्टी में जस का तस रहेगा। अगर इसको कोई संक्रमण नहीं मिलता, किसी को संक्रमित नहीं कर पाता, कोई नया पोषक नहीं मिलता, तो भी ये मिट्टी में 5 से 6 साल तक बेरोक टोक जिंदा रह सकता है। अगर ये मनुष्य की आंत में पहुंच गया, अगर ये मनुष्य की आंत में पहुंच गया, तो जैसे ये आंत में पहुंचता है, इसके जो अंडे हैं उसके बाहर का जो खोल है वो घुल जाता है, और ये रैबिडिटीफॉर्म लार्वा हमारी आंत में मुक्त हो जाता है। तो ये जो शिशु युक्त अंडे थे, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा युक्त अंडे थे, आंत में पहुंचे। आंत में पहुंचने के बाद इन अंडों का खोल क्या हुआ? गल गया, और ये लार्वा हमारे आंत में क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये मैंने एक चक्र यहाँ पे भी दिखाया है। निषेचित अंड मतलब मैमिलेटेड अंडा पोषक के मल के साथ बाहर निकला था, उसमें विदलन हुआ, और उसके बाद क्या बना? आपका प्रथम अवस्था का लार्वा, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बना। इसके बाद ये जब हमारे शरीर में जाने वाला होता है, उससे ठीक पहले इसमें एक और त्वक पतन होता है, और ये द्वितीय अवस्था का लार्वा बनता है। और ये द्वितीय अवस्था का जो लार्वा है वो अंड के अंदर है, और इसी अवस्था में नए पोषक के शरीर के अंदर ये पहुंचता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा था, इसमें ही त्वक पतन होता है, और उसके फलस्वरूप द्वितीय अवस्था का तरुण बन जाता है, और ये द्वितीय अवस्था का तरुण युक्त जो अंडा है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। अब होता क्या है, ये जो तरुण है या जो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है, ये हमारी आंत में मुक्त हो गया। अब ये क्या करता है? हमारी आंत की भित्तियों में छेद करता है, पेनिट्रेट करता है, और वहां से शिराओं में प्रवेश करता है। आंत की भित्तियों को पेनिट्रेट किया और वहां से शिराओं में प्रवेश किया, और शिराओं में प्रवेश करने के बाद ये रुधिर प्रवाह के साथ हमारे शरीर में 2 चरणों में भ्रमण करता है, 2 चक्रों में अपनी वॉकिंग करता है, घूमता है। और ये 2 चरण क्या क्या हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक भ्रमण। देखिए, आंत में अंडे फूटे, अंडों से रैबिडिटीफॉर्म लार्वा निकला, और उसने क्या किया? आंत की भित्ति में छेद किया और हमारी रुधिर केशिकाओं में घुस गया। वहां से रुधिर के द्वारा ये आंत शिरा में आता है, और आंत शिरा से पहुंचता है यकृत निवाही का शिरा। यकृत निवाही का शिरा से ये यकृत कोशिकाओं में आता है, यहां से यकृत शिरा में पहुंचता है, फिर यकृत शिरा से ये पश्च महाशिरा में जाता है, और पश्च महाशिरा किससे जुड़ती है? हृदय से। तो ये हृदय के दाहिने अलिंद में जाता है, और दाहिने अलिंद से फिर सीधे हृदय में पहुंचता है। हृदय से एक शिरा निकलती है, फुसफुस शिरा, जो कहाँ जाती है? फेफड़ों में। तो ये फुसफुस शिरा से फुसफुस रुधिर केशिका में पहुंचता है, और फुसफुस रुधिर केशिका से ये पहुंच जाता है फुसफुस वायु कोष्ठक। फुसफुस वायु कोष्ठक मतलब क्या हुआ है? फेफड़ों के जो छोटे छोटे कक्ष होते हैं उनको हम वायु कोष्ठक कहते हैं। तो ये प्राथमिक भ्रमण कहलाता है। आंत के से
घुसकर ये पहुंच गया आपके कहां पे, फेफड़ों तक। तो ये जो इस लार्वा का चक्र है इसको हम कहते हैं प्राथमिक भ्रमण। आंत को पेनिट्रेट करने से लेकर फेफड़ों के वायु कोष्ठकों तक जाने की जो इसका मार्ग है ये कहलाता है प्राथमिक भ्रमण। अब इसके बाद द्वितीयक भ्रमण शुरू होता है। देखिए वायु कोष्ठकों में रहने आने के बाद ये लगभग 6 दिन यहीं रुकता है और इसमें दूसरा जो त्वक पतन होता है, पहला त्वक पतन तो मैंने आपको बता दिया था कि रेहैबिलिटी-फॉर्म लार्वा जब अंडे के अंदर होता है तभी उसमें प्रथम त्वक पतन होता है और उसके बाद वो द्वितीय अवस्था का लार्वा बनता है, तभी अंडा हमारे शरीर को क्या करता है, संक्रमित करता है। तो अब फेफड़ों के जो वायु कोष्ठक हैं ये यहाँ 6 दिन इंतजार करता है और इसमें फिर दूसरा त्वक पतन होता है जिसके फलस्वरूप तृतीय अवस्था का लार्वा बनता है। फिर इस तृतीय अवस्था के लार्वा में 4 दिन के भीतर भीतर तीसरा त्वक पतन होता है और चौथी अवस्था का लार्वा बनता है। ये चौथी अवस्था का लार्वा इसके बाद फेफड़ों की श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से श्वसनी में, श्वसनी से श्वास नाल में आ जाता है, मतलब हमारे श्वास तंत्र में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये आ जाता है। श्वास नाल से ये चला जाता है हमारे आहार नाल में यानी ग्रसनी में, ग्रसनी से घाटी द्वार और घाटी द्वार से होते हुए ये भोजन नाल या आहार नाल आप कह लीजिए और यहाँ से अमाशय और अमाशय से फिर से कहाँ पे आ जाता है, ये आंत में आ जाता है। और आंत में आने के बाद इस लार्वा में चतुर्थ त्वक पतन होता है जिसके फलस्वरूप ये एक वयस्क एस्केरिस में परिवर्तित हो जाता है। अब ये एस्केरिस फिर से या तो नर होगा या मादा और इन नर और मादा में फिर से निषेचन की क्रिया होती है। तो फेफड़ों के वायु कोष्ठकों से आंत तक पहुंचने की जो ये भ्रमण है इसको हम कहते हैं द्वितीयक भ्रमण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आंत से ये शुरू हुआ था इनका चक्र, जीवन चक्र, आंत से ही इनमें निषेचन हुआ था और वहां से होते होते ये शरीर से बाहर गए, शरीर से बाहर के बाद फिर शरीर के अंदर आए और प्राथमिक और द्वितीयक भ्रमण करते हुए फिर से ये आंत में पहुंचे और फिर से इनमें नया चक्र आरंभ हो गया। तो यहां आपने देखा कि किस प्रकार से एस्केरिस में जीवन चक्र चलता है। कुछ एकाध चीजों पे आपको और ध्यान देना है। देखिए अंड से वयस्क बनने में, एक अंड से एक वयस्क एस्केरिस बनने में लगभग 15 दिन का समय लगता है। एक एस्केरिस का जो लाइफ साइकिल है या जो लाइफ टाइम है वो लगभग 9 से 12 माह का होता है। कभी कभी क्या होता है जो एस्केरिस हैं ये अपने ट्रैक से, जो इनका प्राथमिक भ्रमण और द्वितीयक भ्रमण है उससे ये हट जाते हैं, उस रास्ते से ये हट जाते हैं और गलती से ये मस्तिष्क में या रीढ़ रज्जु में या हमारे नेत्रों में पहुंच जाते हैं। जनरली ये इन स्थानों पे नहीं जाते, ये हमारे फेफड़ों में, हमारे आहार नाल में, हमारे हृदय में, इसी में मूवमेंट करते हैं, अपने चक्र को पूरा करते हैं। लेकिन कभी कभी ये मस्तिष्क में या रीढ़ रज्जु या नेत्र में पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद इनका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके चारों ओर कैल्शियम का आवरण बन जाता है, कैल्शियम युक्त पुटिकाएं बन जाती हैं और इस प्रकार लार्वा के इस भ्रमण को हम विपथगामी भ्रमण कहते हैं। ये मनुष्य के लिए बहुत घातक होता है क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क या रीढ़ रज्जु में जब पहुंचते हैं तो इनके चारों ओर कैल्शियम युक्त पुटिकाएं बन जाती हैं और वो हमारे शरीर के लिए बेहद घातक होती हैं और इससे मनुष्य की मृत्यु तक होती है। लेकिन इसका भी ध्यान रखना, जैसे आपने प्राथमिक भ्रमण और द्वितीयक भ्रमण पढ़ा वैसे ही आता है विपथगामी भ्रमण किसको कहते हैं। विपथगामी भ्रमण का मतलब क्या है, जब कभी एस्केरिस का लार्वा फेफड़ों में ना पहुंचकर मस्तिष्क रीढ़ रज्जु में पहुंच जाए तो उसको हम कहते हैं विपथगामी भ्रमण। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एस्केरिस के जीवन चक्र के बारे में जानकारी दी, एस्केरिस में किस प्रकार से भ्रूणीय विकास होता है मैंने जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।